गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं गाला मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ का 5th वीडियो, मतलब क्वेश्चन पेपर 3 का सेक्शन ए आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर 2 जो था उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। वो चारों कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम करेंगे सेक्शन ए ऑफ क्वेश्चन पेपर 3। ठीक है, तो पूरी सीरीज़ एकदम मतलब कंटिन्यू ही है, चल ही रही है। सेक्शन क्वेश्चन पेपर 2 कंप्लीट किया, क्वेश्चन पेपर 1 भी आएगा क्योंकि वो सैम्पल पेपर ही है, तो आई थिंक वो आपने सबसे पहले कर लिया होगा, बट वो भी हम लोग इस सीरीज़ में ऐड करेंगे ही। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 3 से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, बिकॉज हर एक वीडियो में आपको एफर्ट्स दिखेंगे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे बहुत डिटेल में हर एक को उसके कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से जाने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अभी लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी सिर्फ ज़्यादा उस पर फोकस करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 से। 5 इज़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब हमें ये पॉलिनोमियल दी है और हमें ये कहा है कि आपको चेक करना है कि 5 इसका ज़ीरो है या नहीं। तो बिल्कुल अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दिख ही रहा है कि ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो पूरी पॉलिनोमियल प्लस में है और जो हमारा ज़ीरो है वो भी पॉजिटिव है, यानी यहाँ मैं रखूँगी इसकी पावर 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब के चारों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। तो 4 पॉजिटिव टर्म्स का समेशन कभी ज़ीरो होगा? नहीं होगा, कभी ज़ीरो होगा ही नहीं। मतलब ये 5 सेटिस्फाई करेगा ही नहीं इक्वेशन को। सेटिस्फाई मतलब इक्वल, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा का मतलब क्या है कि वो ज़ीरो नहीं है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये मैं लिखा भी है, मैं आपको वापस दिखाती हूँ। सॉल्व एक्चुअल में आपको इसी तरह से करके आंसर देना है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अगर आप मेंटली भी इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, बट कई बार मेंटली सॉल्व करना अभी आपको उतनी प्रैक्टिस नहीं है तो गलत हो जाता है। बट एक्चुअल मेथड ये है, 5 पुट करके देखो, इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है तो वो 5 ज़ीरो है इक्वेशन का, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है मतलब नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे है द इक्वेशन x² - 18x + 81 हैज़ रिपीटेड रूट्स। अब रिपीटेड रूट्स होंगे, इक्वल, डिस्टिंक्ट, कब, ये सब कुछ, तो इसके पीछे की थियरी है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर d इक्वल्स टू ज़ीरो है तब तो रिपीटेड रूट्स होंगे। रिपीटेड रूट्स का मतलब क्या है कि रूट एग्जिस्ट करेंगे। d इक्वल्स टू ज़ीरो मतलब रूट्स एग्जिस्ट एंड इक्वल, मतलब दो रूट आएंगे, दो रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे बट दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब उसे रिपीटेड कह सकते हैं। तो डी ज़ीरो होगा तभी होगा ये, बाकी डी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, इसका मतलब है कि दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, तो क्या करो, डी फाइंड करो। डी क्या होता है? b² - 4ac। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, उसकी फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। b की जगह -18 पुट करो, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1 इंटू सी 81। इसको सॉल्व करो, 18 का स्क्वायर होता है 324, -18 का करोगे तो भी 324, माइनस यहाँ से भी 324 इक्वल्स टू ज़ीरो। डी ज़ीरो आ गया, इसका मतलब रिपीटेड रूट्स होंगे, क्योंकि हमने बोला था डी ज़ीरो होगा मतलब रूट्स एग्जिस्ट भी करेंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब है कि सेम रूट दो बार आएगा, मतलब रिपीटेड रूट्स कह सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ यही चेक करना था, रूट्स निकालने को नहीं कहा है हमें, इसलिए ज़्यादा अभी मेहनत नहीं करनी है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है HCF ऑफ 32 एंड 81 इज 1। अब HCF मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब क्या? जो दोनों का फैक्टर हो, मतलब 32 का भी फैक्टर हो, 81 का भी हो, और उन दोनों में से हम कॉमन देखेंगे तो वो 1 कभी आता है जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो पहले लिख लेते हैं, ट्री वाली मेथड से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 32 का क्या होगा? 2 × 16। 16 का क्या होगा? 2 × 8। 8 का क्या होगा? 2 × 4। 4 का होगा 2 × 2। तो फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 2 2 और ये 2 कितनी बार? 5 बार है, तो 5 बार 2 लिख देना है यहाँ पे। 81 इसको लिखेंगे स्टार्ट, ये 2 से तो होगा नहीं डिवाइड, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 × 27, 27 को लिखेंगे 3 × 9, 9 को लिखेंगे 3 × 3। तो फैक्टर्स क्या आ गए? 3 3 3 3, 4 बार 3, तो 4 बार लिख देंगे। अब आपको दिख रहा है इनमें से कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो HCF क्या 1 ही होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है।
तो ये फास्ट हम लोग इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। और ट्रू और फॉल्स मतलब एक एक मार्क के क्वेश्चन है, तो उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा। और ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, कुछ कुछ डायरेक्टली दिख रही हैं, कुछ कुछ थोड़ा सा आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ ऑफ 4x + 7y = 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये एक आपको लाइन की इक्वेशन दी है, लाइन की इक्वेशन है, और आपको पूछा है कि ये ओरिजिन से पास करेगी या नहीं। ओरिजिन मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं एक्स और वाई के टर्म्स पे, 0,0। अगर 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लाइन पास करेगी ओरिजिन से। हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन दी है और वो अगर किसी पॉइंट से पास कर रही है तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ओरिजिन से निकलेगी लाइन तो वो 0,0 अगर इसमें सेटिस्फाई हो गया तब तो ओरिजिन से पास करेगा ही, ठीक है। तो हम इसमें 0,0 रख के देखते हैं। अगर आंसर 0 आ रहा है मतलब सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यहाँ पे हमने 4x + 7y, एक्स और वाई की जगह 0 0 रख दिया, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है इक्वेशन का, 0। मतलब स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, मतलब ये 0,0 ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, मतलब स्टेटमेंट ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, fill in the blanks है। If x = 2 and y = 3 is the one of the solution of the equations 4x + 7y, then k = 2। अब हमें सामने से ही दिया है कि 4x + 7y = k। k यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ये हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बोला है कि 2,3 यानी x = 2 और y = 3, मतलब 2,3 पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। पॉइंट अगर ग्राफ की नज़र से देखो तो पॉइंट कहना, वरना ऐसे कह सकते हो कि x = 3 एंड y = 3 ये एक सोल्यूशन है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली जो इक्वेशन है उसका। यानी 2 और 3 रखने पर ये 2 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, k निकालना है हमें, तो 2 और 3 को इस इक्वेशन में रख देंगे, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी k की वही हमें बतानी है। तो 4x + 7y = k, x की जगह 2, y की जगह 3 = k। k हमें फाइंड करना है। 4 × 2 8 + 21 = 29। तो k की हमारे पास वैल्यू आ गई 29। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 10 इज। एक ऐसा आपको नंबर या मतलब इंटीजर बताना है जो 1 to 10 सभी से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही छोटी आपने बहुत पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा कि हर एक की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं सब कुछ। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रही हूँ क्योंकि ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। छोटे क्लासेस में हर एक के लिए आप डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं सब कुछ आप पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। आपको क्या करना है, जस्ट पहले तो एक काम कर लो, देखो अगर इसको मैं शॉर्ट में करने का तरीका चलो मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर भी आप नीचे मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता देना। सिर्फ 2 4 6 8, ठीक है। अगर इसमें आप मुझे बताओ 4 से 8 से चेक कर रहे हो, अगर आप 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, तो अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तब तो 4 और 2 दोनों से होगा ही, क्योंकि 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं 4 × 2। तो सबका मत चेक करने जाना, 8 का देख लो तो 4 और 2 से तो खुद ब खुद हो ही जाएगा वो। फिर 9 का देखोगे तो 3 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 × 3 होता है। मतलब आप खुद से देखना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना, या तो इस मेथड से या किसी भी मेथड से आपको जैसे समझ में आता है करके देखना। बट हाँ, इतना भी ज़्यादा टाइम ना लगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज थोड़ा सा इसमें मेंटली आपको चीज़ें पता होंगी कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं क्या, और लॉजिकली क्वेश्चन कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। पर इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट में बताना क्या आएगा। सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस, ठीक है। ये 3 वर्टाइसेस दिए हमें 3,0 7,0 एंड 9,2, ये 3 वर्टाइसेस हैं। तो हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल बताना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, जब भी वर्टाइसेस दिए हों कैसे, ये एरिया है, सॉरी ये ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टाइसेस है आपके पास। अगर आपको 3 वर्टाइसेस दिए हैं तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y3। अब इसको याद कैसे रखते हैं, यहाँ पे 1 है तो आगे 2 3, मतलब इसी साइकिल में चलना चाहिए। देखो 1 2 3 ये याद रख लो, मतलब फॉर्मूला याद हो जाएगा। कैसे,
हाफ पहले बाहर याद रखना है, हाफ को मत भूल जाना, इसकी वजह से आंसर्स में हमेशा गड़बड़ होगी। हाफ नहीं भूलना है। इसके बाद अंदर एक x का टर्म, तो y 1 का लेंगे, x1 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा 2 और 3, तो लाइन में ही आएगा, तो y2 माइनस y3। उसके बाद सेकेंड x का टर्म क्या लेंगे, 1 ले चुके हैं तो इस बार 2 लेंगे, तो प्लस x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस y1, ठीक है। और यहाँ पे x3 2 ले चुके हैं, 1 और 2, तो अब x3 लेंगे, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। फॉर्मूला में बस आप चीज़ें पुट कर दो, x1 आप इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x3 y3। उसके बाद बस पुट कर देना, x1 की जगह 3, y2 की जगह 0, y3 की जगह 2, 0 माइनस 2, तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6। यहाँ पे x2 की जगह 7 इंटू y3 की जगह 2 माइनस y1 की जगह 0, तो 2 माइनस 0 यानी 7 इंटू 2, तो 14 प्लस x3 क्या है 9, ओके। यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 0, y2 0, तो 0, तो ये पूरा टर्म 0, तो 7 इंटू 2 14, और बाहर हाफ तो है ही, तो माइनस 6 प्लस 14 8 हो गया, इंटू 1/2, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा एरिया आ गया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो इसकी लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही समझ में आनी चाहिए, तब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मतलब जैसे 3 है तो उसके बाद आने वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा 4। बट यहाँ पे क्या है कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा जो आने वाला होता है वो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, अब पहले तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स उसमें भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म, जैसे पॉजिटिव इवन इंटीजर में से एक को मैं पहले 4 लूँ, दूसरा 6, तो ये कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव इन टर्म्स ऑफ इवन इंटीजर्स, वरना अगर कंसेक्यूटिव टर्म पूछे 4 के बाद तो वो 5 आता है, बट हमें क्या बोला है पॉजिटिव इवन इंटीजर्स में कंसेक्यूटिव, तो पहले 4, उसके बाद तुरंत आने वाला इवन नंबर कौन सा है 6, तो कंसेक्यूटिव मतलब एक टर्म में लूँ तो उसके बाद तुरंत आने वाला जो दूसरा टर्म है उसको हम बोलेंगे कि दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगे, ठीक है। तो हमें इवन इंटीजर्स में कंसेक्यूटिव लेना है, अगर एक को मैं 2n ले रही हूँ तो दूसरे को 2n+2 ऐसे लेना है, और वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, हमें बताया है। तो उन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वो आएगा 224, तो वो इंटीजर्स कौन से वो आपको बताना है। अगर तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स ही है और आपको 1 मार्क में पूछा है, तो आप इसको सॉल्व ना करके सिर्फ डायरेक्टली यहाँ से ही आपको 2 नंबर्स का किसी का भी प्रोडक्ट करो, अंदाज़ा लग ही जाएगा। 14 इंटू 16 करोगे तो 6 इंटू 4 यानी लास्ट डिजिट इनका 4 आने वाला है। ऐसे या फिर 2 में ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन का अगर जल्दी आइडिया आ रहा है तो वो कर सकते हो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक है तो इसमें सोल्यूशन हमको दिखाना है नहीं, हमको बस राइट आंसर देना है। कुछ भी कैसे भी करो कोई मैटर नहीं करता, बट हम जैसे आपके मेथड से सॉल्व करना है वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। लेट 1 इंटीजर भी 2n, ठीक है, एक इंटीजर को 2n मान लो, दूसरे को 2n+2 मानना पड़ेगा। अब ये कैसे, पहले को 2n क्यों माना, क्योंकि हमें बोला है कि इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इवन इंटीजर, तो n तो कुछ भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे n 0 तो नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो 3 1 ये सब तो इवन नहीं है, तो इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फिर जो भी आएगा वो सब इवन ही नंबर्स आएंगे। जैसे n की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 2, n की जगह अगर मैं 2 रखूँ तो 4, तो सारे इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने 2n माना है। और दूसरे को 2n+2 इसलिए क्योंकि किसी भी इवन इंटीजर में +1 करेंगे तो जो मिलेगा वो ऑड होगा, इसलिए +2 करेंगे, ठीक है। अगर 4 है तो उसमें +2 करेंगे तो 6 मिलेगा, अगर 1 करेंगे तो 5, तो 2 ही ऐड करना पड़ेगा दूसरे कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए, ठीक है। तो ये दो हमारे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 224 लाना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, 2n इंटू 2n होगा 4n², 2n इंटू 2 प्लस 4n इक्वल्स टू 224। यहाँ से 4 कॉमन निकाल देंगे, ऐसे निकलेगा 4 इंटू n² प्लस n इक्वल्स टू 224। अब ये 4 दूसरी साइड जाएगा डिवीजन में, तो क्या आएगा 56, तो n² प्लस n इक्वल्स टू 56। 56 को हम इस साइड लेके आएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे।
तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब आपको दो ऐसे मतलब नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 56 हो और जब उनको आप समेशन या डिफरेंस समेशन करो तो 1 आए। ठीक है, समेशन पर 1 आए और प्रोडक्ट 56, तो वो होंगे 8 और माइनस 7, 8 और माइनस 7 की तरह से आप मतलब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एन स्क्वायर, इसको आप एन को 8n माइनस 7 भी लिख सकते हो, 7n माइनस 56। ठीक है, एन को हमने 8n माइनस 7n लिखा है, लिख सकते हो, बस मिडल टर्म को स्प्लिट किया है ऐसे कि इन दोनों का प्रोडक्ट ये 56 आए माइनस 56 और समेशन 1 आए। उसके बाद यहाँ से इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, n। अंदर क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ से n निकाल दूंगी तो n स्क्वायर है तो n बचेगा, यहाँ से 8n है तो यहाँ सिर्फ 8 बचेगा। यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, -7 को कॉमन निकाला, अंदर बचेगा n, यहाँ से प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स ले लिए, n प्लस 8 इंटू n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आंसर आएंगे, एक तो n इक्वल्स टू 7 और दूसरा आएगा n इक्वल्स टू -8। बट यहाँ पे अगर n इक्वल्स टू -8 रखा तो इंटीजर क्या बन जाएगा, -16 और -14 दूसरा वाला, पर वो हमें माइनस में चाहिए ही नहीं, हमें पहले बोला है पॉजिटिव चाहिए, ये आपको स्टेटमेंट दी है। तो इस वाले रूट को तो हम मानेंगे ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस देखेंगे ही नहीं, हमें सिर्फ यही देखना है 7 वाला, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले ही कहा गया है कि रूट सिर्फ पॉजिटिव आने चाहिए, नेगेटिव मतलब रूट्स नहीं, सॉरी, जो नंबर मिलना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो -8 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, 7 को करेंगे। तो पहला वाला इंटीजर क्या आएगा, 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 7 पुट करो तो 14। दूसरा आएगा एन की जगह 7 पुट करो प्लस 2 यानी 16। तो हमारे दो इंटीजर्स मिल गए 14 एंड 16। इसको आप डायरेक्टली, जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट यहाँ से इसको पहले ही प्रोडक्ट करो तो भी ये मिल ही जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। एपी की सीरीज दी है और आपको फाइंड करना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा इसका। यहाँ पे हमें चेक करना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस सीरीज में कौन सी आएगी। नेगेटिव टर्म आएगी ही, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग एपी है, यानी टर्म्स डिक्रीज होते जा रहे हैं एक के बाद एक, तो कभी ना कभी तो नेगेटिव टर्म आएगी ही। तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी वाली टर्म होगी, जैसे अगर 26th टर्म आ रही है तो हम कहेंगे कि 26th टर्म नेगेटिव होगी। मतलब पहले तो नेगेटिव टर्म आएगी कौन सी, ये वाली आपको देखनी है, मतलब कौन से नंबर की टर्म नेगेटिव होगी। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल हम लोग किसी भी टर्म के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको फाइंड करना है कि नेगेटिव वाली कौन सी, मतलब कौन से नंबर की टर्म होगी। तो मतलब tn, यानी ये टर्म कब नेगेटिव आएगी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेस देन 0 रख देंगे। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होता है, तो इसको लेस देन 0 रख के चलते हैं, देखते हैं n हमें क्या मिलता है उससे। तो 71, यहाँ पे a की जगह 71 प्लस n, वही हमें फाइंड करना है, -1 इंटू डी। डी क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 68 माइनस 71 तो -3 लेस देन 0। ये लेस देन 0 हमने क्यों पुट किया, क्योंकि हमें फाइंड करनी है वो टर्म नेगेटिव वाली चाहिए हमें, इसलिए लेस देन 0 रख के चल रहे हैं। या तो पहले आप ऐसा भी कर सकते हो कि इक्वल्स टू 0 रख के फाइंड करो n क्या आ रहा है, वो वाला थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग मेथड हो जाएगा, क्योंकि आप इतना अभी डिटेल में नहीं पढ़े हो। ठीक है, तो आप लेस देन 0 रख के चलो, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव टर्म फाइंड करनी है, इसलिए ये जो टर्म है उसको हम लेस देन 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 71, यहाँ से -3 मल्टीप्लाई करो तो -3 इंटू एन, ये माइनस माइनस प्लस तो +3, तो 74 माइनस 3n लेस देन 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 74 माइनस 3n लेस देन 0, 74 लेस देन 3n, therefore 3 को हम डिवाइड कर देंगे तो 74/3 लेस देन n, तो ये आ जाएगा 24.66। तो क्या कहेंगे, n अगर हम उल्टा कर दें 24.66 लेस देन n है, मतलब ये भी लिख सकते हैं कि n ग्रेटर देन 24.66 है, मतलब हमारा n इसके बाद वाला इंटीजर होता है 25, तो हमारी 25th टर्म जो होगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो n इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 25। n ग्रेटर देन 24.66 होना चाहिए था, तो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 24.66 तो वो कौन सा टर्म है जो 24.66 के बाद आएगा और वो इंटीजर हो, तो 25th।
हमारा आंसर है 25। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 10 and 24, देन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रोम्बस। अभी हमें डायगोनल की लेंथ दी गई है, रोम्बस के 2 डायगोनल्स हैं, एक की लेंथ है 10, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए इस पार्ट की लेंथ 5, इसकी भी 5, इक्वल होंगे 10 and 24, और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए साइड्स तो इक्वल होती हैं रोम्बस में, तो 4 इंटू ए कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है 4 इंटू ए। ए क्या है? साइड है, तो किसी की साइड की लेंथ तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, देखो ये डायगोनल्स के ही पार्ट है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लो, याद रखो, या देखो कुछ भी करो। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, मतलब 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। तो ये अगर देखो ये वाला पार्ट देखो, ये एक डायगोनल है, दूसरा है, तो एक दूसरे को 90 पर कट करेंगे तो ये एंगल तो 90 हो गया। और अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूँ ABO वाला, ठीक है, तो एंगल O तो 90 है और ये AB, तो अगर हमें AB मिल जाए यहाँ से इस ट्राइंगल से, मतलब साइड मिल जाए, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमें पेरीमीटर ही फाइंड करना है। और ये हमें पता है 5, 12, तो पाइथागोरस लगा सकते हो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 पे कट कर रहा है। तो बेस और हाइट है हमारे पास, हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो ये 5 ये 12, बस पाइथागोरस लगा दो। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये आपको पता है कैसे आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू 169 आएगा। तो दोनों साइड रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 169 का अंडर रूट होता है 13, तो AB की वैल्यू 13 आएगी। तो उससे पेरीमीटर क्या आएगा, 4 इंटू 13 यानी 52, तो ये हमारी वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट की हमें फॉर्मूला आती है D इक्वल्स टू B² माइनस 4AC, बस उसी से हमें फाइंड करना है। इक्वेशन दी है, यहाँ से B क्या है 8 है, तो 8 स्क्वायर माइनस 4, A क्या है 5√2 इंटू 5√2 C, ठीक है, C क्या है -3 इंटू √2, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले मैंने जो होल नंबर्स है हमारे पास उनको मल्टीप्लिकेशन में लिया है, 4 इंटू 5 इंटू 3, और ये फिर √2 इंटू √2, तो ये तो 2 बन जाएगा। और यहाँ से 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो 64 प्लस 120 इक्वल्स टू 184। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। ये नॉर्मल बस इक्वेशन है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन हो गया। 12th को देखते हैं। ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं किसी एपी की, और आपको फिर इसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। वापस देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये कंसेक्यूटिव बहुत बार यूज में आ रहा है, तो आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी मतलब एपी में एक के बाद दूसरी टर्म, दूसरे के बाद तीसरी, वैसे कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरी आने वाली टर्म को हम कंसेक्यूटिव टर्म्स कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी ये एपी की सीरीज वाली टर्म्स है। जैसे सपोज अगर इसको मैं फर्स्ट कह रही हूँ तो ये सेकंड टर्म होगी, ये सेकंड कह रही हूँ तो ये थर्ड टर्म होगी, मतलब तीनों लाइन में आने वाली टर्म्स हैं सिंपल लैंग्वेज में, और आपको के फाइंड करना है। तो आप कहोगे ना कुछ दिया है ना कुछ कहा है, तो हम ऐसे कैसे फाइंड कर लेंगे। तो देखो आपको एक चीज़ पता है, मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में भी बताया था कि डिफरेंस को हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमें पता है क्योंकि ये हम पूरे चैप्टर में हमने यही किया है। बट डिफरेंस को ऐसे भी तो ले सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। मतलब किसी भी आगे वाली टर्म को पीछे वाली में से माइनस करो तो डिफरेंस ही मिलना है। अगर इसकी जगह हमें फोर्थ टर्म भी दी होती तो फोर्थ माइनस थर्ड करने पर भी तो डिफरेंस ही आता, ठीक है। मतलब किसी भी सक्सीडिंग टर्म में से उसकी पीछे वाली टर्म को माइनस करो, मतलब अगर थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, अगर सिक्स्थ टर्म है तो उसमें से मैं -5th टर्म कर दूं, टर्म बोल रही हूँ नंबर नहीं, तो वो भी डिफरेंस ही आएगा। तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों के टर्म्स में ही आएंगे। जैसे देखो k+3 माइनस ये वाली टर्म k-1, इसका आंसर क्या आएगा k+3 माइनस के, तो ये k से k कैंसिल 3,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4। तो डिफरेंस की वैल्यू 4 मिल चुकी है हमें, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करने से भी डिफरेंस आएगा। ये बिल्कुल इजी तरीका है, आप और भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते थे, बट बिल्कुल इजी चीज़ जो आपको बेसिक चीज़ सबसे पता है कि डिफरेंस वाली चीज़ें, बस उसी से हमने ये सॉल्व किया है। तो छोटी छोटी चीज़ें पता आपको सारी होती हैं, बट कई बार आप उसको एप्लीकेशन जब तक करोगे नहीं तब तक आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 3k - 1 माइनस k + 3। अब 3k - k करोगे तो क्या आएगा, 2k और -1 - 3 यानी -4। तो जो d यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2k - 4, और इसे हम 2 कह देंगे इक्वेशन। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन में d क्या आया था, d = 4 आया था फर्स्ट इक्वेशन में। तो 1 और 2 का अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो दोनों में d की वैल्यू है, तो 2k - 4 = 4 लिख सकते हैं। तो 2k = -4 दूसरी साइड जाएगा तो 8 और k आ जाएगा 4। तो k की वैल्यू हमें 4 मिल गई जो हमें निकालनी थी, ठीक है। हमें k की वैल्यू पूछी थी तो वो 4 आ चुकी है। 13th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 13th क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M and N lie on AB and AC respectively and MN is parallel to BC if AM is equals to x + 1 MB। और ये सारी x के टर्म्स में आपको वैल्यूज दी हैं चारों की, AN NC MB और AM की, और आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो मैं इसको पहले आपको फिगर से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है ABC और M पॉइंट लाई करता है AB पे और N लाई करता है AC पे। तो आप ड्रॉ करने को तो ऐसे भी MN ड्रॉ कर सकते थे, बट हमें कहा है कि मतलब ऐसे स्लैंट में भी ड्रॉ कर सकते थे, बट हमें कहा है कि MN है पैरेलल टू BC। तो MN अगर पैरेलल टू BC है तो हमको ऐसे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और ये सारी वैल्यूज़ दी हैं हमको x के टर्म्स में और आपको फाइंड भी x ही करना है। तो कैसे करोगे, फ्रॉम द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये शायद आपके सिलेबस में नहीं है आई थिंक, बट आपको ये चीज़ अभी क्लियरली समझ लेनी है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या लिखा, AM/MB, AN/NC, ठीक है। आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, देख लेना। तो अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो कि ये पैरेलल थी, MN पैरेलल टू BC। तो हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि इसके बाद वाला ऊपर वाला ट्राइंगल मतलब उससे AM/MB AN/NC, तो इसको इक्वल करेंगे इन दोनों के रेशियो को। तो बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो x के टर्म्स में जो भी आपको दी है। AM को रख दो x + 1 अपॉन MB को x इक्वल्स टू AN की वैल्यू 3x - 3 अपॉन 4x - 10। अब इनको क्रॉस में लेके जाओ जैसे बचपन में करते थे, कौन सी क्लास में करते थे याद है बस। तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम कहते हैं। x + 1 × 4x - 10 इक्वल्स टू 3x - 3 × x। मल्टीप्लाई कर दो, खोलो इसको, x × 4x 4x² x - 10 - 10x 1 × 4x + 4x 1 × -10 यानी -10 इक्वल्स टू 3x × x तो 3x² -3 × x यानी -3x, ठीक है। अभी सारी टर्म्स को इस साइड लेके आना है तो x² वाली टर्म्स फाइंड करो। तो 4x² यहाँ पे और कोई नहीं है, यहाँ पे है 3x²। तो ये दूसरी साइड आएगी तो -3x² यानी सिर्फ x² का टर्म बचेगा क्योंकि 4 - 3 तो 1 होगा। अब x की टर्म्स देखो तो -10x + 4x यानी -6x, और यहाँ से जो आएगी वो प्लस में आएगी तो क्या आएगा, -6 इस साइड है और इधर से आएगी वो +3 होगी तो -3 यानी -3x -10, उस साइड तो कोई कांस्टेंट का टर्म ही नहीं है, इसको इक्वल्स टू 0 क्योंकि सारी टर्म्स इस साइड आ गई तो यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब अभी इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से -3x को हम लिख सकते हैं -5x + 2x। तो -3x को -5x + 2x लिख सकते हैं -10। इसको बस मिडल टर्म को स्प्लिट किया है, कैसे करते हैं वो आपको पता है, इसको हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं अभी। इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं इन दो टर्म्स में से, x। तो हमने x निकाला, x निकालने के बाद यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पे -5, और यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2, अंदर क्या बचेगा x - 5 इक्वल्स टू 0। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, x + 2 × x - 5 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -2 और 5, ठीक है। वैल्यूज आपके पास आ गई x की वैल्यूज। पर एक बात सोचो, आपकी इसमें से सारी की सारी दोनों वैल्यूज तो सेटिस्फाई नहीं करेंगी
क्योंकि हमें जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि MB की वैल्यू x है, तो यहाँ पे MB को हम लोग -2 तो नहीं रख सकते, -2 साइड की लेंथ की नहीं रख सकते, मतलब वो x लेंथ है, ठीक है, लेंथ के लिए यूज़ हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ कि साइड हमारी सारी होती x+3 x+5, तो शायद -2 अभी भी रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई -2 को पुट करने के बाद किसी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी। बट यहाँ पे आप जैसे ही -2 MB में पुट करोगे x की जगह, तो यहाँ पे MB की जो लेंथ है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो वैसा तो होगा नहीं, किसी की भी लेंथ नेगेटिव नहीं आएगी। और यहाँ पे AM में भी जब -2 पुट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए -2 को हम नहीं ले सकते, सिर्फ 5 को ही वैल्यू हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको रूट्स क्या क्या आते हैं वो दोनों बोले हैं तो आप दोनों दिखा सकते हो, बट एक्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ हम 5 को ही कर सकते हैं, क्योंकि और यहाँ पे अगर हमें ऐसे दिया होता कि x+3 है साइड लेंथ साइड की, x+5 है, 2x+6 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे किसी में भी -2 पुट करने के बाद नेगेटिव नहीं आता तो हम -2 को भी ले सकते थे, बट यहाँ पे आ रहा है तो -2 को हम नहीं ले सकते। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। और 14th क्वेश्चन को देखते हैं, वो है, ये बहुत ही फेमस पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड का, एक का आधा तो ऐसा आता ही है, ठीक है, इस टाइप का, तो इसको अच्छे से देखना। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री तक, तो इसको हम इवेल्यूट यानी इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री, इसके बीच में 10 45 तो आता है, 10 45। अब ये एक मिडल टर्म ऐसा है कि इसके इस साइड भी 44 टर्म्स होंगी। देखो 10 1 2 10 44, तो यहाँ तक तो 44 टर्म्स आ गए। 10 45 इसको यहाँ पे बीच का टर्म मानो, 46 से 89 तक भी 44 टर्म्स, यानी एक मिडल का टर्म है, इस साइड भी 44 टर्म्स, इस साइड भी 44 टर्म्स होंगी। और 10 45 की हमें वैल्यू पता है 1 आती है, ये 1 आएगा, आपको टेबल से पता ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 10 1 को हम cot 90 - 1 लिख सकते हैं। कैसे, सोचो, cot 90 - थीटा जो है उसको हम tan थीटा लिखते हैं, तो यहाँ से हमने रिवर्स प्रोसेस किया, tan 1 है तो उसको यहाँ पे थीटा की जगह बस 1 लिखा है, तो cot 90 - 1। वैसे ही tan 44 तक हम ऐसे करने वाले हैं, देखा आपको, क्योंकि tan 45 हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद सारी टर्म्स tan में ही है, बट यहाँ तक हम ऐसे करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर tan 2 है तो tan 2 को हम cot 90 - 2 लिख सकते हैं इसी चीज़ से। तो वैसे ही हम लिखते गए, कहाँ तक आएगा, tan 44 को हम लिखेंगे cot 90 - 44, तो बस यहाँ तक हमने लिख लिया, उसके बाद tan 45 और सारी टर्म्स tan में ही है। तो cot 90 - 1 इंटू 10 89, ये 1 आएगा। कैसे, देखो cot 90 - 1 इसको हमने एज इट इज रखा, जो ये हमने यहाँ पे लिखा है, और tan 89 को भी हम 90 - 1 लिख सकते हैं, थीटा सेम हो गया। और हमें पता है cot थीटा इंटू tan थीटा 1 होता है कभी, जब थीटा दोनों का सेम हो। तो थीटा सेम करने के लिए क्या करोगे, 89 को भी हम 90 - 1 लिख सकते हैं, तो थीटा सेम हो गया तो 1। वैसे ही देखो यहाँ पे cot 90 - 2, और यहाँ पे हमारे पास है tan 88 को भी हम 90 - 2 लिख सकते हैं, तो दोनों का थीटा सेम, तो 1। तो ऐसे ही दोनों साइड की टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होते होते सब जगह से आपको 1 ही मिलेगा, और आपको प्लस तो करना नहीं है कि आपको एक एक गिनना पड़े, तो सारे का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 1 1 1 आता जाएगा, और 10 45 तो खुद ही 1 है, तो आंसर फाइनल क्या आएगा, 1। आप ऐसे सारे टर्म्स का करके देखना, ठीक है, आप किसी और तरह से करो तो भी फाइनल चीज़ तो यही आने वाली है, ठीक है। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं। Two tangents P and PB to a circle with the center O are inclined to each other at an angle of 70 degree, then how much is angle OAB? तो यहाँ पे आपको एंगल OAB फाइंड करना है, और हमें कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ आपको पता लगानी है। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ हर बार ऐसे क्वेश्चन पे कि फिगर बना लो, ठीक है। O सेंटर है, P से दो टेंजेंट डाले हैं PA और PB, और हमें दिया है ये वाला एंगल 70। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ले लें OP, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगी, तो ये दो एंगल्स आपके पास क्या आ जाएंगे, 35 और 35, क्योंकि ये पूरा 70 है, और दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 35 आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले ही बता रही हूँ, 2 मेथड है, जो भी आपको इजी लगे मैं दोनों आपको बताऊंगी। फर्स्ट मेथड ये है कि आपको, अगर आप ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हो ओ ए पी, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे, ओ ए पी लोगे तो ओ ए तो रेडियस है और पी ए टेंजेंट है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंगल ओ ए पी आपका 90 है, आप पे मैंने लिखा भी है, और एंगल ए पी ओ 35, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो क्या करो, देखो आपको क्या पता लगाना है, एंगल ओ ए बी, तो एंगल ओ ए बी किसका सम, एंगल ओ ए बी के लिए क्या करोगे, तो ये पूरा 90 है, तो अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए, कौन सा एंगल, एम ए पी वाला, तो हम 90 में से इसको माइनस कर देंगे तो फिर ये एंगल मिल जाएगा। कैसे, शायद यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो होगा, ये देखो ये पूरा एंगल 90 है, ठीक है, एक मिनट वेट, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये पूरा एंगल 90 है और यहाँ से ये एक ट्राइंगल की लाइन है, ये ट्राइंगल की लाइन, और हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो ये पूरा 90 है, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, 90 ओ ए पी माइनस बी ए पी, कौन सा वाला, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो ऐसे, सॉरी इसको एम ए पी लिख दो, ये इस पॉइंट को हमने एम लिया है, तो ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा। तो एम ए पी फाइंड कैसे करेंगे, तो एम ए पी के लिए आप ये वाला ट्राइंगल दे लो, इन ट्राइंगल एम ए पी, ये वाला ट्राइंगल हम लेंगे, तो ये तो 90 होगा ही, आपको ये पता है, ये 90 है, ये 35 है, तो ये फाइंड कर सकते हैं। तीनों का सम होता है 180, तो 180 में से माइनस 90 माइनस 35, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा 55। तीनों एंगल्स के सम होते हैं 180, तो इनमें से हमको 2 पता है, तो वो 2 माइनस कर दोगे तो तीसरा आपको 55 मिलेगा। अब ये 55 मिल चुका है, तो इसको 90 में से माइनस करेंगे तो ये पता चल जाएगा, तो 90 माइनस 55 इक्वल्स टू 35। तो ये अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसमें दूसरा मेथड भी है। दूसरा वाला कैसे, ये एंगल आपको पूरा पता है, ये 70 है, ये पूरा एंगल अगर हम देखें तो ये 70 है, तो इसके सामने वाला एंगल यानी ये ओ वाला, तो वो पूरा 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का समेशन 180 होता है, तो ये 70 है तो ये 110 होगा। ये अगर 110 होगा, मैं आपको दूसरे फिगर में ही समझाती हूँ, ये फिगर शायद उसके जितना परफेक्ट नहीं होगा बट आपको समझ आ जाएगा। ये देखो ये 70 है, ये 110 यानी 110, तो ये ट्राइंगल अगर हम देखें ओ ए बी, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ओ ए इक्वल्स टू ए बी, ठीक है, तो ये दोनों रेडियस हैं तो एंगल भी इक्वल बनाएंगे, समझ आ रही है। ओ ए इक्वल्स टू ए बी है तो ये एंगल भी सेम ही होगा, ये, तो हम तीनों के एंगल का सम 180 लिखते हैं, तो 110 प्लस अगर दोनों को x ले लें तो इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 110 होगा, तो इस साइड क्या आ गया 70, तो x इक्वल्स टू 35। ये थोड़ा ज़्यादा इजी है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ये रेडियस हैं, दोनों का एंगल सेम आएगा, और ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें अगर 2-3 कंसेप्ट पता है तो ये बहुत ही ईजी मेथड है कंपेयर टू उसके, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो जिस भी मेथड से आप करो ठीक है, बट सही करना जो भी करो। तो एंगल हमारे पास इससे भी 35 आया है, ओके। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। आपको उस टाइम पे जो भी समझ में आ रहा है आप उसी मेथड से करना, बट करेक्ट करना जो भी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इफ पी क्यू इज 5, क्यू आर एस 8.2 एंड आर एस इज 9.3, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस पी। अब एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक, तो आपको 3 साइड दी है और उसकी 4th साइड आपको पता लगानी है। इसमें भी एक कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी शायद फिगर परफेक्ट नहीं है, ठीक है, बट आपको समझ आ जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो जब भी वेन एवर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रिलेटरल, तब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम इक्वल होगा। जैसे पी क्यू, तो इसकी पैरेलल है एस आर, तो पी क्यू प्लस एस आर
इक्वल्स टू, ये दोनों पैरेलल हैं, पी एस प्लस क्यू आर, तो इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अभी भी लिख लेना। जब भी मैं आपको सम्स करा रही हूँ तो मैंने आपको पहले के भी वीडियोस में बोला है कि जो भी मैं कंसेप्ट बता रही हूँ उनको नोट करके अच्छे से लिख लो, ठीक है। पहले भी मैंने आपको रोम्बस वाला यहाँ पे बताया था पीछे, कि रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। तो ऐसी चीज़ें याद रख लो, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में चीज़ें ऐसी ही काम आती हैं। पूरा आपको टॉपिक उठा के कोई नहीं पूछता है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी क्वाड्रिलेटरल में सर्कल इंस्क्राइब्ड है तो उन पैरेलल दोनों साइड्स का सम जो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट करनी है, हमें फाइंड करना है पी एस, तो उसको एक साइड रख के बाकी क्यू आर इस साइड जाने दो। तो पी क्यू प्लस एस आर माइनस क्यू आर, पी क्यू की जगह 5 वैल्यू दी है, एस आर की जगह 9.3, क्यू आर की जगह 8.2। सॉल्व करो तो पी एस की वैल्यू आ जाएगी 6.1 और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट लगा के लिखो। ऐसे छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत बताया पहले जब क्वेश्चन पेपर 2 पूरा सॉल्व किया था। हर एक में आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है वो बताई हैं, वैसी चीज़ें नोट करके रखो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा ऐसी ही चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। पूरा पूरा जो आप थियोरी पढ़ते हो, थियरम्स पढ़ते हो, वो उठा के सब कुछ कोई नहीं पूछेगा, बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड इफ द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 26 देन x इक्वल्स टू। अब ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी एपी की तरह तो नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसका भी 1 होगा तो इससे हम लोग x फाइंड कर ले, नहीं। ये ऑब्जर्वेशंस है, रैंडम कुछ भी हो सकती हैं। तो इनको हमें ये बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर में रखा है और मीडियन इनका 26 है। तो ये तो आप 9th में पढ़ के आए थे कि रैंडमली आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं तो उनमें से मीडियन कैसे फाइंड करना है। तो वापस आज वही करना है। देखो 10th में जो आपने पढ़ा है उससे नहीं, बट ये जो 9th में पढ़ा है उससे क्वेश्चन आ गया है। तो हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये देखो ऑब्जर्वेशंस दी हैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में और मीडियन। पहले तो गिन लो कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके पास इवन ऑब्जर्वेशंस है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो क्या करोगे, ये n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशंस, ये सारे ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, इनकी वैल्यू नहीं लेनी है, इनके जो नंबर आएगा उस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लेनी है। जैसे n/2 को आप करोगे तो थर्ड 3 प्लस यहाँ पे n/2 प्लस 1 यानी फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज आपको लेनी है। 3 और 4 लेके 7/2 नहीं करना है आपको, इन ऑब्जर्वेशन की वैल्यू लेनी है। जैसे थर्ड ऑब्जर्वेशन है x-2 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है x, तो इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो वो आएगी मीडियन की वैल्यू, ठीक है। तो थर्ड प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन बाय 2, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन x-2 प्लस x/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x-2/2, तो ऊपर से मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो क्या आएगा x-1/2। तो मीडियन की वैल्यू अगर ऑब्जर्वेशन से फाइंड की तो x-1, और हमें क्वेश्चन में दी ही है तो बस उसको कंपेयर कराएंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x-1 इक्वल्स टू 26, यहाँ से आप 26 रख के भी आ सकते थे ऊपर से, बट फाइनल हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है। तो x-1 इक्वल्स टू 26, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, तो वही हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो 27 वैल्यू आ गई हमारी, तो अब आपको टिक कर देना है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडेज। अब पहले तो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं 366, एक डे एक्स्ट्रा होता है कंपेयर टू नॉर्मल ईयर्स, ठीक है। और वैसे अगर हम सारे डेज की बात करें तो वो सारे फॉर श्योर कितनी बार आते हैं 52 टाइम्स तो आते हैं, क्योंकि 7 × 52 364। बाकी कितने दिन बचे 2 डेज बचे 366 माइनस 364, तो इन टू डेज में से ही थर्सडे एक बार ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। कैसे, क्योंकि देखो 52 बार तो सभी डेज आते हैं और हमें क्या पूछा है कि हमें 53 थर्सडेज चाहिए, तो उनमें से फेवरेबल आउटकम कितने होंगे हमारे पास 2 ही होंगे, क्योंकि 2 ही डेज बच रहे हैं पूरे दिन में, पूरे ईयर में से। 364 तो पूरे पक्का यूज़ हो जाएंगे डेज, क्योंकि 7 के 7 डेज 52 टाइम्स तो आएंगे। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास 2 बचेंगे और टोटल डेज होते 7, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/7। ये बहुत ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए होंगे आपने। तो 2/7। अब है 19 क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला है कि x की वैल्यू है a sec थीटा, y की वैल्यू है b tan थीटा, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो
एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, बस इसमें पुट करना है और देखना है क्या आंसर आ रहा है। तो बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर कर लो तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा, इंटू बी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। अभी वाई का स्क्वायर करो पहले, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर करना है, तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस की साइन है। तो यहाँ से देख रहे हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो उसको कॉमन निकाल के अंदर बचेगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपको पता है आइडेंटिटी है, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आता है, वैसे ही सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1, तो फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये वाला डी वाला। 20th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सेक्टर है उसकी लेंथ दी है और उनका एरिया दिया है, और आपको रेडियस फाइंड करनी है। हर बार हमें क्वेश्चंस में रेडियस दी होती थी और हमें या तो लेंथ फाइंड करनी होती थी या तो एरिया, पर इस बार हमें ये जो आर्क है उसकी लेंथ दी है आर्क की, फिर ये जो पूरा सेक्टर बनेगा उसका एरिया दिया है और हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हम क्या करते थे, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा मतलब ये वाला थीटा जो वो कितने थीटा में वो पूरा कवर कर रहा है, कितना थीटा आएगा इसका, तो ये वो एंगल है थीटा बाय 360, ये 360 पूरे का था, तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि 2 पाई आर सरकमफरेंस है पूरे सर्कल का, और हमें फाइंड करनी है सिर्फ इतने से आर्क की जिसमें वो थीटा में वो पूरा कवर कर रहा है। तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, हमें लेंथ तो दी ही है 5 पाई, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा, देखो 2 1 ज़ा और 2 यहाँ पे 180 ज़ा, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ इस साइड में 180 को दूसरी साइड लेके जाऊँ तो हमें क्या मिलेगा, थीटा आर इक्वल्स टू 180 इंटू 5, तो वो 900 होता है। यहाँ से आप खुद, ये नेक्स्ट स्टेप एक मैंने नहीं लिखा है, वो आप खुद से सॉल्व करना, तो यह आ जाएगा थीटा आर इक्वल्स टू 900। ओके, अब इसके बाद एरिया में ही सेम लगाएंगे फॉर्मूला, तो उससे हमें 2 इक्वेशन मिलेंगी, बस उसे सॉल्व करना है। एरिया ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360, ये स्टेप सेम होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है यहाँ पे क्योंकि एरिया की बात है, इक्वल्स टू 20 पाई, वही पाई से पाई कैंसिल, 360 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 7200, यानी थीटा इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा ये, और थीटा इंटू आर हमारे पास है 900। तो बस उन दोनों को डिवाइड किया है, डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से हमें सिर्फ आर मिलेगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें आर की ही ज़रूरत है, वरना आप चाहो तो अलग से सॉल्व कर सकते हो सब्सटीट्यूट वगैरह करके। तो थीटा आर अपॉन थीटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 900 अपॉन 7200, तो 0 से 0 तो कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 8 ज़ा, यहाँ से थीटा कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 1 बाई आर इक्वल्स टू 1/8, यानी आर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस का वैल्यू आ गया 8। 21st क्वेश्चन देख, 21st क्वेश्चन है, वुडन क्यूब है साइड ए सेंटीमीटर का, और उसमें से हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कट करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम जो हमें कट करना है सिलेंडर का क्यूब में से, वो कितना होगा। तो पहले हम देखेंगे उसे सॉल्व कैसे करना है। ये हमारे पास क्यूब है साइड ए का, ठीक है, और इसमें से हमें सिलेंडर कट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम का। तो मैं सपोज यहाँ पे रफ वर्क के लिए आपको सिलेंडर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इसी में से। तो सपोज हम पहले यहाँ पे सिलेंडर बना के देखते हैं कि हमें उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये ऊपर का उसका पार्ट, ये सपोज करो हम ऐसे एक सिलेंडर कट कर रहे हैं इसमें से, इस शेप का। तो ये पूरा वैसे तो ये होगा, बट ये ड्राइंग आपको शायद समझ में अच्छे से ना आए, बट ये पूरा उसका ये सर्कल वाला पार्ट ऊपर आएगा। तो यहाँ से आप देखो तो जो इसकी पूरी साइड की लेंथ है वही इसका डायामीटर होगा, क्योंकि ये देखो यही लेंथ सेम ही रह रही है, तो डायामीटर ए ही आएगा उसकी साइड की लेंथ। तो रेडियस क्या हो जाएगा, a/2, ठीक है। रेडियस हमें मिल गया सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए a/2। उसकी हाइट क्या होगी, हाइट भी ए ही होगी, क्योंकि देखो ये पूरा ये सिलेंडर है, तो उसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी साइड ऑफ क्यूब ही है, तो वो भी ए ही आएगी। तो हाइट हमें मिल गई ए, रेडियस मिल गया a/2। तो उससे हम वॉल्यूम की फॉर्मूला लगाकर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आर है a/2 और एच है ए, तो इसका स्क्वायर ले लो, क्या आएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 4 इंटू ए। तो ये आंसर आ जाएगा पाई ए क्यूब बाय 4, वो है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी है, पाई ए क्यूब बाय 4।
22nd क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉनिकल बॉटल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द लिक्विड फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल बॉटल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। अब कोई सिलिंड्रिकल बॉटल है इस रेडियस और हाइट की, तो उसमें जो पूरा लिक्विड भरा है, ठीक है, वो हमें डालना है कॉनिकल बॉटल्स में। तो वो हमें कितनी कॉनिकल बॉटल्स चाहिए, तो उसके लिए हम पहले देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ रहा है। ठीक है, लिक्विड का भी वही वॉल्यूम होगा जो सिलेंडर का होगा, क्योंकि पूरा लिक्विड उसी में डाला है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई को हम रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 6, क्योंकि हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया है और सिलिंड्रिकल बॉटल का, तो 6 इंटू 6 इंटू 10। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सामने सामने कंपेयर करना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कट जाएंगी, तो सॉल्यूशन में इजी होगा। और अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वन कॉनिकल बॉटल, क्योंकि हमें एक कॉनिकल बॉटल के लिए रेडियस और हाइट दिया है, तो हम पहले वॉल्यूम उसका कितना आएगा उस एक का, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो उसकी फॉर्मूला है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो उसी फॉर्मूला से 1/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 2 इंटू 2 इंटू 3.6। तो ये आ गया एक कॉनिकल बॉटल का वॉल्यूम। अब वैसे हमको ऐसी कितनी बॉटल्स लें कि इसका वॉल्यूम जो है वो इसके इक्वल आ जाए, ताकि पूरा का पूरा लिक्विड इनमें समा जाए। तो सपोज करें कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कॉनिकल बॉटल्स हैं वो n है। सपोज करते हैं कि हमने n कॉनिकल बॉटल्स में इसको खाली किया है पूरे लिक्विड को, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, उन n कॉनिकल बॉटल्स के। ठीक है, n कॉनिकल बॉटल्स में वो भरेंगे पूरा लिक्विड, तो जो आएगा वो होगा n बॉटल्स के इक्वल, n कॉनिकल बॉटल्स के इक्वल उसका वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वन कॉनिकल बॉटल इंटू n वो कर देंगे, वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल के। तो बस इक्वल करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा 22/7 कैंसिल, और एक साइड n को सब्जेक्ट बनाकर सॉल्व करेंगे। क्या आ रहा है, अब n को हमने एक साइड रखा है, और जो n के इस साइड सारी चीज़ें थी नंबर्स, वो सारी डिवीजन में आ गई। तो बस इसको आप सॉल्व करना है। तो 3.6 है, तो इसको 36 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट हटाने के लिए। ठीक है, तो 6 इंटू 6 ये 36, तो ये कैंसिल, 10 ऊपर नीचे कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4, सॉरी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, सॉरी। ठीक है, ये 6 इंटू 6 इस 36 से कैंसिल हो गए, ऊपर अभी भी 2 10 है। ठीक है, और एक 3 है, तो क्या आ जाएगा 300/4। तो 300/4 करोगे तो n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 75। तो 22 का आंसर आएगा 75। 23rd क्वेश्चन देखते हैं। AP की सीरीज दी है हमें, और उसमें हमें पूछा है 25th टर्म क्या होगी। अगर आप ऐसे ही देख के बताना चाहते हो तो क्या करो, फर्स्ट टर्म है वो होल नंबर आ रहा है, थर्ड टर्म होल नंबर आ रहा है, यानी जो ऑड नंबर की टर्म्स है वो पूरी होल नंबर आ रही है, और जो इवन नंबर की टर्म्स है वो पॉइंट में आ रही है। तो 25th भी ऑड नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे होल नंबर वाली टर्म यानी 15th आएगी। बट सॉल्व करके देखना चाहते हो तो ऐसे करो, ये इसमें ज़्यादा ये रैंडम वर्क है, नहीं सूझ रहा है तो इसको ट्राई मत करना, क्योंकि ये इससे गलत भी हो सकता है। तो हम सॉल्व करें अगर, तो क्या आएगा, ये AP है, इसमें से A मिल गया हमें 3, D मिल गया हमें 0.5, क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 0.5 मिल गया। 25th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे A + 25 - 1 इंटू D। ठीक है, A क्या है 3, यहाँ पे n-1 की जगह 25 - 1 इंटू D है 0.5, तो 3 + 24 इंटू 0.5, इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी। तो 3 + 12 = 15। 0.5 को 1/2 करोगे तो 12 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर 0.5 से मल्टीप्लाई करो तो भी 12 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू फाइनल आ जाएगी 15। ठीक है, तो आंसर है 15 यानी B। और यहाँ पे 24th क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड है 30, मीडियन है 34, और हमें मीन फाइंड करना है। तो आपको पता है इन तीनों से रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है, z = 3m - 2x बार, यानी मॉड = 3 इंटू मीडियन - 2 इंटू मीन। ठीक है, अगर हमें फाइंड करना है मीन, तो हम मीन को सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो 2x बार = z इस साइड आ जाएगा, तो 3m - z। अब 2 को नीचे जाने देंगे, तो x बार = 3m - z/2। बस वैल्यूज पुट करेंगे, m की वैल्यू हमें दी गई है 34 और z है 30। पुट करने के बाद यहाँ से जो सिंप्लीफाई करोगे तो पूरी आपको जो मीन मिलेगा वो है 36। यहाँ पे है वो है ऑप्शन B।
तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और यहाँ पे तो एपी का जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो, वही लग रहा है। तो ऐसे करके हमने पूरा सेक्शन ए सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर 3 का, और ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो इस सीरीज़ के और भी अमेजिंग वीडियोज़ और जो भी चैनल पे नया आएगा वो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें, और इसके लिए सब्सक्राइब बटन आपको प्रेस करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।